हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नहीं, फोर्थ टाइम आपका स्वागत है सभी का इस चैप्टर नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में। इस चैप्टर को आज अपन एंड कर देंगे, फाइनली फोर्थ पार्ट पे अपन एंड करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, मतलब 80% अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सब आपको बताया, कौन सा पीवाईक्यू, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसमें कम ध्यान देना है, या फिर कौन सा बस एमसीक्यू के लिए आप लोगों को पढ़ना है। समझे? तो अपन फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो जो बच्चे रिवीजन के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर कंप्लीट चैप्टर करके आ रहे हैं, उनको तो पता ही स्ट्रेटेजी क्या रहती है अपनी। इस वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में अपन जाने कि वहाँ पर क्या समस्या थी और सॉल्यूशन कैसा निकाला। विजुअलाइजिंग द नेशन, हम हमारे राष्ट्र को विजुअलाइज करेंगे बाय सिंबल्स और एल्गरीज। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या था, कैसे राष्ट्रवाद के कारण महाराष्ट्रवाद जैसे चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन कवर करने जा रहे हैं। तो सभी क्या लेकर के बैठे? कॉपी और पेन। अगर हो सके तो आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। ठीक है, एक देखो सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इस पर भी लगा लेना 40 से 50 स्टार। 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा मेकिंग ऑफ द जर्मनी से रिलेटेड। ओटोमन बिस्मार्क के नाम से कोई क्वेश्चन दिखेगा कि इस व्यक्ति ने कौन सी कंट्री बनी, उसके पीछे के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मेंशन करो। या फिर एक सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, कैन आर्मी कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ एनी नेशन। क्या किसी राष्ट्र के बनने के पीछे आर्मी का हाथ होता है? 5 मार्क्स। अब बताओ क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल, तो जर्मनी के आंसर में सही रहेगी। इंडिया ने भी करके दिखाया 1971 72, याद करो कुछ तो हुआ था यहाँ पर। इंडियन आर्मी ने भी एक कंट्री को बनाया, तो बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो आर्मी एक आर्किटेक्ट हो सकती है किसी भी नेशन के लिए। ठीक है, अब इस टॉपिक को ध्यान से सुनना तुम लोग। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देखो ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड कुछ बन चुका था। ऐसा ही नहीं कि एकदम से राष्ट्र निकल करके आ गया, लोगों की इच्छा हुई कि चलो आओ कंट्री बनाए और कंट्री बना डाली, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये कभी नहीं पूछा गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स ने इकट्ठा करा है लोगों को, नेशनल सेंटीमेंट्स। देखो एक बार जब इनका बहुत बुरी तरीके से सोसाइटी ने रिवोल्यूशन एक्टिविटी करके इनको काट दिया गया था, सरकार से अलग हटा दिया गया था, तो इन लोगों ने क्या दोबारा से हथियार बनाया किसको? राष्ट्र की भावनाओं को, नेशनल सेंटिमेंट को, ताकि अपन वापस से रूल कर सकें। मिडिल क्लास जर्मन 1848 में इन्होंने ट्राई करा था। क्या हुआ था 1848 में? कौन सा पार्लियामेंट बैठा था, जरा याद करके बताना मुझे। जर्मन कॉन्फेडरेशन को लेकर के इन्होंने ऑलरेडी एक पार्लियामेंट को इलेक्ट करके अपनी डिमांड करी थी। ठीक है, द लिबरल इनिशिएटिव्स वाज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्क। अब देखो कभी भी लिबरल्स लोगों की बातें सुनी नहीं गई एक मोनार्क के द्वारा, और वो मोनार्क के साथ रहता था कंजर्वेटिव। तो मोनार्क हो गई, मिलिट्री और जंकर्स। जंकर्स ये थोड़ा सा याद रखना एमसीक्यू के लिए, मीन्स होता है लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया। ये बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे। तो इन लोगों ने मिलकर के लिबरल्स के इनिशिएटिव को हमेशा क्या करा? रिप्रेस्ड करा, कभी इनको लीडरशिप में नहीं आने दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रॉपर आंसर, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी का 5 मार्क्स के लिए। तो इंट्रोडक्शन में अपने को क्या लिखना है? एक चीफ मिनिस्टर रहा करता था ओटो वॉन बिस्मार्क। कभी इसके बारे में पढ़ना, ये कतई कतई खूंखार व्यक्ति हुआ करता था। इसने केक कटिंग करी है अफ्रीका की। पूरे अफ्रीका के हमारे स्टेट्स जो दिख रहे हैं आज की तारीख में, वो इसने एक टेबल पे केक कट किया था अफ्रीका का और डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो इसके पीछे की एक अलग अलग स्टोरीज है। ओटो वन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन। ये इंट्रोडक्शन में अपन ने पहली लाइन लिख दी। उसने क्या करा? ही यूज्ड पर्शियन आर्मी, पर्शियन है ना कि वो है, हाँ, पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, मतलब वहाँ की जो भी नौकरशाही हुआ करते थे, जितने भी मेंबर्स वहाँ के थे, ब्यूरोक्रेट्स, उन सभी का हेल्प लिया इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। ठीक है, 3 वॉर्स, 3 युद्ध लड़े उसने, कितने? 7 सालों तक, 1864 से 1871। और फाइनली डोमिनेट कौन करता है यहाँ पर? प्रशिया। किसके साथ युद्ध लड़ी? एमसीयू के लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ 7 ईयर वॉर? और इसमें आखिरी में लिखा रहेगा श्रीलंका। तो बस वही गलत आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 3 कंट्री अपन याद रखना कि जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है तो प्रशिया ने 7 साल तक इन तीनों से युद्ध लड़ा। एक टाइम पे तो हालत बहुत खराब हो गई थी बिस्मार की, बट लीडर था भाई साहब, अच्छा लीडर था, वो निकल गया वो। एंड किसके साथ होता है ये वाला वॉर? रशिया की विक्ट्री के साथ। देखो एक इमेज यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है, ये वाली, ये दिख रही। इस इमेज में क्या दिख रहा है कि छड़ घुमा रहा है, छड़ बोले तो, अरे पेन कहाँ चला गया महाशय, पॉइंटर पेन, हाँ। अब देखो ये जो अपना बिस्मार्क है, ये पार्लियामेंट, मतलब जर्मन की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? रिस्टेज। अब यहाँ पर ये क्या है? एक वो
क्या बोलते हैं इसको, छड़ घुमा रहा है जो भी है, ये पार्लियामेंट में अपना दबदबा बना रहा है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, या फिर जो मैं डिसाइड करूंगा वो होकर के ही रहेगा। बिस्मार्क्स वॉर, द फ्रेंको प्रेशियन वॉर, वॉर एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न यूरोप, नई यूरोप की स्थापना यहाँ पर होने वाली है। अब इस टॉपिक में देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मनी, फाइनली वॉर एंड होता है और इसके बाद डिक्लेरेशन क्या हो जाता है कि भाई साहब अब जर्मनी जैसा एक बड़ा सा राष्ट्र यहाँ पर बन चुका है। देखो ध्यान से, ये क्या है, पैलेस ऑफ वर्साई, जिसको क्लास 9th में तुम लोग ने पढ़ा है, वर्सलस का पैलेस। इतना बड़ा पैलेस है, इतना आलीशान बना है, कभी जाओ फ्रांस तो एक बार घूम के आना, और घूमो तो मुझे फोटो जरूर शेयर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास को पढ़ा सकूँ तुम्हारे द्वारा खींचे गए फोटोज की हेल्प से। जनवरी 18, फाइनली इन्होंने डेट डिसाइड करी कि भाई साहब जीत गए, चलो करते हैं पार्टी। पर्शियन किंग जिसका नाम क्या है, काइजर विलियम वन, वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर। तो किंग किसको बनाया गया है, जो ऑलरेडी पर्शियन पर्शियन डायनेस्टी का लीडर हुआ करता था, उसको ही किंग घोषित कर दिया गया। ये सेरेमनी कहाँ पर हुई, देखो जिसको अपन मारेंगे वहीं पर तो सेरेमनी होगी। तो फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में इन्होंने क्या करा, मिरर हॉल, हॉल ऑफ मिरर में, पैलेस ऑफ वर्सिलस में इन्होंने मीटिंग करी। और यहाँ पर फाइनली ये देखो, कैजर विलियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को। जर्मन प्रिंस, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव और पर्शियन मिनिस्टर्स वर प्रेजेंटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखो किस तरीके से गोल्डन फ्रेम में, ये अराउंड इसको 1885 में गिफ्ट की गई थी एक आर्टिस्ट के द्वारा, इसके बिस्मार्क के बर्थडे पर। ये वाली पेंटिंग जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी में, गोल्डन फ्रेम में, देखो मिरर ऑफ हॉल में, पैलेस ऑफ वर्सलस में बैठ करके, ये मजे चल रहे हैं जीवन के। अब इन्होंने कंट्री तो बना दी, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ इन्होंने स्टेप्स लिए। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन द मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम इन्होंने सुधारा, ताकि कंट्री अच्छे से ग्रो कर सके। प्रशियन मेजर्स प्रैक्टिस बिकेम द मॉडल ऑफ द रेस्ट ऑफ जर्मनी, जो उन्होंने मॉडल फॉलो करवाए थे वही जर्मनी कंट्री के लिए भी रहेंगे। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द डोमिनेंस ऑफ द प्रशियन स्टेट पावर। बस बधाई हो, कंट्री बन गया जिसका नाम क्या है, जर्मनी। ईयर कौन सा रहेगा, 1871, ध्यान में रखना। आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन नेशन कौन है, आर्मी और मिलिट्री किसकी, प्रुशिया की, लीडर कौन है, ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सेम इंपॉर्टेंट जैसा अपन ने जर्मनी का देखा था, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है। जैसे जर्मनी में अपन ने देखा कि एक कंट्री बन करके निकल करके, ऐसे एक इटली का भी एक लॉन्ग पार्ट हुआ करता था। ये भी फ्रेगमेंटेशन, मतलब काफी पार्ट्स में डिवाइडेड था, जनरली अपन 7 पार्ट में डिवाइड बोलते हैं। देखो, किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, पेपल स्टेट, टस्कनी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, और ये क्या है, सार्डिनिया, अलग अलग 7 पार्ट में डिवाइड हुआ करता था। अब इसके यूनिफिकेशन के लिए भी एक सबसे पहले आइडेंटिटी जगह थी 1830 में, याद है गुसीप मस्जिद ने बोला था यंग यूरोप और यंग इटली, ठीक है। तो वहीं से लोगों के मन में आइडेंटिटी आ गई थी कि नहीं यार, हमको एक यंग इटली, एक इटली करके कंट्री बनाना है। इटली बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन के पहले क्या हाल थे, तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर नॉर्थ पार्ट हुआ करता था, सेंट्रल रूल्ड बाय पॉप, ये दिख रहा है पेपल स्टेट, तो पोप्स लोग यहाँ पर रूल किया करते थे। साउथ के जो स्टेट्स हुआ करते थे वो बर्बन बिस्किट के, मतलब बर्बन डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया करते थे, जो कि स्पेन की हुआ करती। स्पेन कहाँ है, ये पड़ोस में एक देश है। ओनली वन इटालियन लीडर कहाँ पर, सार्डिनिया और पिडमोंट, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मैप में इटालियन रूलर कहाँ पर रूल कर रहा था, पिडमोंट और सार्डिनिया वाले रीजन में, दिख रहा है। इतने से एरिया में रूल हुआ करता था, बाद में क्या करेंगे, पूरी कंट्री को यूनिफाई करेंगे। देखो, तो किंग कौन था यहाँ का, विक्टर एम्यूनल, कहाँ गया ये रहा, विक्टर एम्यूनल कहाँ था, टुक लीडरशिप आफ्टर द रिवॉल्यूशन फेलियर 1848, 1848 के बाद ये लीडरशिप में आता है। इसी का सीएम, जिस तरीके से ऑटो वॉन बिस्मार्क था, ऐसे यहाँ पर काउंट केवर है चीफ मिनिस्टर। इसने एक प्लानिंग करी, फ्रांस के साथ मिल करके डिप्लोमेटिक अलायंस बिठाए, और किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। बाद में यही लोग क्या करेंगे, फ्रांस को भी हरा देंगे। 1859 ईयर ध्यान में रखना है बिल्कुल। 1830 में यंग इटली बनी, फिर किंग का नाम याद रखो, फिर काउंट केवर एज अ सीएम, ठीक है। फिर इस फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक डील और ऑस्ट्रिया को हरा देना, ये रहा ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिन्होंने नॉर्थ इटली को कैप्चर करके रखा था। फिर उसके बाद गोसिपी गेरिबाल्डी है, उसने वॉलेंटियरली क्या करा, साउथ इटली में मार्च करा और साउथ इटली को भी डोमिनेट कर लिया है, ठीक है। स्टेट ऑफ टू सिसलीज, ठीक है, इसको भी डोमिनेट करा कब, 1860 में। फाइनली किंग किसको बनाया जाता है, वेक्टर एम्यूनल कांत टू, 1861। तो ये हो गया अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो 5.1 2 3 4 5, और एक इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड कर देना कि 7 स्टेट में ऑलरेडी डिवाइड हुआ करता था इटली, क्लियर। जिस तरीके से जर्मन का यूनिफिकेशन 1871 में याद रखना, ऐसे ही 1861 में यूनिफिकेशन। देखो, कंप्लीट यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, जो पेपल स्टेट, इन्होंने बोला कि हमको एक अलग ही लेवल के लोग थे, इन्होंने बोला एक अलग लेवल चाहिए अपने को, लेवल बोला तो अपनी कंट्री खुद की, किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। तो देखा होगा भी वेटिकन सिटी करके एक छोटी सी कंट्री बनी हुई है वहाँ पे। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कौन है अपना, ओटो वॉन बिस्मार्क नहीं, काउंट केवर नहीं, यह है गुसिपी गेरिबाल्डी।
अब ये गैरिबाल्डी देखो इस विक्टर एम्यूनल को क्या शू पहना रहा है, ये शू बूट लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था इटली का, इसलिए इमेज यहाँ पर बनाई गई। देखो ध्यान से, बूट लाइक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। अरे दादा पेन, पेन कहाँ है मेरा पेन, हाँ देखो, ये देखो बूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, समझ में आया। इसीलिए वो कैरिकेचर इस तरीके से बनाया गया है कि भाई साहब वो जूते पहना रहा है, मतलब उसने क्या करा है, इटली का काफी बड़ा एरिया कैप्चर करके इसको हैंड ओवर कर दिया और इसको किंग डिक्लेयर कर दिया विक्टर एम्यूनल को, समझे। ये देखो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ले पैटी जनरल। ये कौन है चच्चा, इसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क अराउंड स्केलेटन्स, मतलब इसने उस प्रशियन वॉर के अराउंड इतने सारे लोगों के मारा था, मतलब बहुत बड़ा वॉर चला था 7 सालों तक। पीछे देखो स्केलेटन उसके ऊपर नाच रहा है, तो इसने मतलब काफी लाशें बिछा दी थी, ठीक है, एकदम खून की नदियां बही थी, इतना खतरनाक युद्ध। बहुत शानदार लीडर था, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हुआ है। अब गुस्सेपी की गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, तो थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। गुस्सेपी गैरिबाल्डी का 1807 में बर्थ ईयर है, और अपने गुस्सेपी मजीनी का कब है, 1805। कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसी जगह से पूछे आते हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हो। तो ये एक मोस्ट फेमस इटालियन फ्रीडम फाइटर हुआ करता था। इसकी फैमिली बिलोंग करती थी कोस्टल ट्रेड, मतलब व्यापार किया करते थे इनका, जो भी कंट्री का आसपास का इलाका है उससे। इसने ज्वाइन करी थी गुसिपी मजीनी की यंग इटली पार्टी 1833 में। 1834 में ये प्रैक्टिस कर रहा था एक रिपब्लिकन अपराइजिंग में पिडमोंट में, वहां पर धरा जाता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी रोक दी जाती है और अपराइजिंग फेलियर होती है, और उसी टाइम पे तड़ीपार चला जाता है साउथ अमेरिका, मतलब एग्जाइल में चला जाता है। और कब तक आता है, 1848 में। 1860 में क्या होता है, ही लेड अ फेमस एक्सपेडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द साउथ इटली, मतलब सदर्न इटली में काफ़ी सारे लोगों के साथ एक्सपेडिशन, मतलब अटैक करा था, या फिर उस एरिया को घेराबंदी करी थी। काफ़ी सारे वॉलेंटियर ने ज्वाइन करा, अराउंड 30,000 सोल्जर्स। उसके काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, पॉपुलरली लोन है उसके फॉलोवर्स किस नाम से जाने जाते थे, रेड शर्ट, रेड शर्ट। 1867 में क्या होता है, वॉलेंटरी आर्मी टू कैप्चर रोम, उन्होंने रोम को कैप्चर करा। द लास्ट मेजर ऑब्स्टिकल टू यूनिफाई इटली, तो फाइनली 1850 1867 में वो काम भी हो जाता है जो पेपल स्टेट ने अटका के रखा था। गेरिबाल्डी रेड शर्ट से डिफीटेड बाय द कॉलोनी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी पॉइंट इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं, नेशनल हीरो बन के निकल के आया। तो ये था गुसेबी गेरिबाल्डी। एनसीईआरटी में ऐसी कोई इमेज नहीं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट कर दी गई है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एक और 5 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज वर्ड क्यों यूज करा अपन ने, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है इटली के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, बेल्जियम के लिए, ग्रीक के लिए, पोलैंड के लिए, और भी कंट्रीज के बारे में पढ़ा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वॉलेंटरली सभी को धीरे से बुला लिया गया है, चलो आओ एक कंट्री बनाते हैं, प्यार से काटा, यहाँ पे सर पे हाथ रख के बोला बेटा तुम खत्म होने वाले हो। तो फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन द ब्रिटेन, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो ग्रेजुअल प्रोसेस थी, धीरे धीरे करके इन्होंने शुरुआत करी। नॉट अ सडन रिवॉल्यूशन, ऐसी क्रांतिकारी कहीं भी नहीं हुई जैसे जर्मनी और फ्रांस में देखने को मिलती है। 18th सेंचुरी के पहले नो सिंगल ब्रिटिश नेशन, ऐसा कोई सिंगल ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखो डिफरेंट कल्चर्स यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये कल्चर यहाँ पर प्रीडोमिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, याद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में ही थी, इन लोगों का पावर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पावर और वेल्थ, बस पावरफुल होने लगे पॉलिटिकली, और वेल्थी मतलब पैसा इनके पास अच्छा खासा आने लगा। और पैसा और पावर ही तो आपको काबिल बनाती किसी भी कंट्री को हथियाने में या फिर वहाँ की लीडरशिप में जाने के लिए। इट एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन, अब वो क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस आसपास के रीजन में करेंगे। द इंग्लिश पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेंट, और इंग्लिश पार्लियामेंट क्या होने लगी, डोमिनेट करने लगी सभी के ऊपर। और इन्होंने क्या करा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, देखो एक एक्ट पास करा इन्होंने पार्लियामेंट में, कोई यहाँ पर अटैक वटैक नहीं करा, बस 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास करके इन्होंने इंग्लैंड के अंदर शामिल कर लिया किसको, स्कॉटलैंड को। यूनाइटेड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, देखो ये दिख रहा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, बस यहीं से यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग हो गई इनकी। फॉर्म्ड द यूनाइटेड किंगडम, इसी इन्हीं दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या बोला कि ग्रेट ब्रिटेन का ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। इंग्लैंड डोमिनेटेड द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, सीधी सी बात है, इसने ये सब करा, वो डोमिनेट करेगा यहाँ पर। सप्रेशन ऑफ द, अब देखो धीरे धीरे उनके कल्चर को इन लोगों ने क्या करा, सप्रेस करना चालू करा। स्कॉटिश स्कॉच कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन वर सप्रेस्ड, हाईलैंडर्स वर नॉट अलाउड टू स्पीक, देखो उनकी उनकी भाषा, उनको उनकी भाषा ही नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनको अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ नहीं पहनने दिए जा रहे हैं, उनको फोर्स करके वहां से भगाया जा रहा है, मतलब ये जो कंट्री अब हम डोमिनेट करेंगे, हम मतलब इंग्लिश। सिचुएशन इन द आयरलैंड सेम टू सेम वहां पर भी होगा, वहां पर लड़ाई थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मतलब नए विचार वाले और पुरानी आइडियोलॉजीज पे काम करने वाले।
इंग्लैंड ने सपोर्ट करा प्रोटेस्टेंट को, वहाँ पर एक एक तरीके से इन्होंने सपोर्ट करा किसी मूवमेंट को, और उन्होंने कैथोलिक को वहाँ से क्या करा, उनका डोमिनेशन हटा दिया। इसी को बोलते हैं अपन वुल्फ टाउन रिवॉल्यूशन। और ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है जो कैथोलिक्स के लोग कर रहे थे। किसके इंडिपेंडेंस के लिए, आयरलैंड के लिए। यूनियन विथ द आयरलैंड, फाइनली इसके साथ भी वही होता है, 1801 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है, और ये आयरलैंड को कैप्चर करके फाइनली क्या बना लेंगे, द ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर शामिल क्या रहेंगे, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड। समझ में आई मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो पेन ये रहा, क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी, फाइनली इन सभी कंट्रीज के ऊपर इन्होंने अपना डोमिनेंस थोपा, मतलब जबरदस्ती उनको फॉलो करना पड़ा इनका कल्चर। अ यूनिफाइड ब्रिटिश आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल यूनियन जैक, याद है उनका झंडा खतरनाक वाला ऐसा, ये तो देखा ही होगा अपन ने, ये यूनियन जैक। दूसरा जैक, गॉड सेव अवर नोबेल किंग्स, गॉड सेव अवर नोबेल किंग्स, ये एंथम लिखा गया वहाँ पर, राष्ट्रगान। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर कंपलसरी कर दी गई। अदर नेशन सर्वाइव्ड एज अ सब ऑर्डिनेट पार्टनर, बाकी आपको सर्वाइव करना हो तो एज अ सब ऑर्डिनेट बन के रहो। देखो एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट में कोई एक ये वाली इमेज भी रहती, 1 मार्क्स से पूछी जाती कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, तो देखो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स सेलिब्रेट देयर डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। इंडिया इनके हाथ में है, क्या मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है, पेन, ये लो। ऑस्ट्रेलिया इनके हाथ में है, इंडिया से टेरिटरी, साउथ अफ्रीका इनके हाथ में, इधर ये कुछ घाना टोगो बेनिन जैसी कंट्री हाथ में है। पूरा ये वाला एरिया एरिया इन्होंने कैप्चर करके रखा है, कनाडा। दूसरा इधर कुछ ब्राज़ील में भी थोड़ा बहुत एरिया इनके पास है, और ब्रिटेन तो ही सही। तो ये वर्ल्ड में, मतलब इन्होंने बोला ना हमारा सूरज कभी डूबता ही नहीं है, तो सूरज सनशाइन यहाँ पर भी रहेगी, सनशाइन एक टाइम पे यहाँ पर भी रहेगी। इसी तरीके से लोग बोल रहे हैं, देखो एंजल्स ऊपर दिख रही है, यहाँ पर सभी डाइवर्सिफाइंग कल्चर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बधाई हो, ब्रिटेन ने आग लगा दी है। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना विजुअलाइजिंग द नेशन, ये भी वही 5 से 3 मार्क्स में आ चुका है। देखो ये सब पीवाईक्यू में आ रहे हैं, तो इनको कभी भी तुम वो ऐसे कैजुअली मत ले लेना कि यार छोड़ देते हैं इसको, ये अगर छूट गया तो समस्या आ जाएगी। हम टारगेट कर रहे हैं 100 और 95%, समझ में आया, उसके लिए टॉपिक पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है वो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। विजुअलाइजिंग, देखो हमारे राष्ट्र को हमको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि नहीं यार ये मेरा राष्ट्र है और इसके लिए मैं कुछ तूफानी करूंगा। इसके लिए हम सिम्बॉल्स यूज करते हैं, एल्गरिस, एल्गरिस मतलब होता है प्रतीक। जैसे भारत माता की अपन ने एक पेंटिंग बना दी, भारत माता, या फिर अपन ने कोई सी भी ऐसी पेंटिंग बना दी, तो ये एक प्रतीक बन गया है कि यार इनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये हमारे नेशन के आइडियल्स हैं, ठीक है। एक हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनाई, वो भी एज अ प्रतीक या फिर एज अ एल्गरी हम लोग उनको सैल्यूट मारते हैं। समझ में आया? तो जैसे मैरिया करके एक फ्रांस में उन्होंने एल्गरी का यूज़ करा था, ये फेमिनाइन कैरेक्टर हुआ करता था, एल्गोरिकल फिगर टू रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन। जर्मेनिया, मदर जर्मेनिया जर्मनी में भारत माता। फीमेल फिगर मतलब वही बर्थ ऑफ द नेक्स्ट नेशन। ऑकलिव्स, ये क्राउन हीरोइज्म रिप्रेजेंट करता है, तो जर्मन राष्ट्र की बात करेंगे। कॉकटेल से कुछ कॉकेड, ये कुछ रिबिन वगैरह होती है, रेड कैप, ट्राई कलर सिंबल, देखो ये दिख रहा है, पीछे झंडा है इनके पास, ऑकलिव है, सॉर्ड है, चेस्ट पे ईगल का सिंबल बना हुआ है, पीछे सनशाइन होती हुई दिख रही है, ये बेड़ियाँ टूट गई है, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन के सिंबल हुआ करते थे। वापस से 40 से 50 स्टार लगा लो गाइस। ब्रोकन चेन, फ्री, ये सब याद करना पड़ेंगे, एज इट इज मैच द कॉलम उठ के आ जाएगा कि आप मैच करो इसको। ब्रोकन चेन सिंबल क्या कर रहे हैं, फ्री, हम फ्री हो गए हैं। स्वॉर्ड मतलब हम लड़ने के लिए तैयार है। ट्राई कलर फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिबर्टी ऑफ द नेशन, लिबरल थॉट्स इनके कहाँ है, तो ट्राई कलर ब्लैक रेड और गोल्डन कलर, लिबरल नेशनलिस्ट। नेक्स्ट ये देखो, चेस्ट पे एक सिंबल है ईगल का, मतलब हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को हमको छूना है। कहाँ गया ईगल, ब्रेस्ट प्लेट्स विद द ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ये क्राउन बना हुआ है यहाँ पर, ये ओक लीव है, हीरोइज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये शांति का प्रतीक है कि भाई साहब एक तरफ हम लड़ने के लिए भी तैयार है, और एक तरफ हम विलिंगनेस टू मेक पीस, हम शांति के लिए भी रेडी हुए। ऑलिव ब्रांचेस, देखो ये एक क्या है, स्टैम्प है, पोस्टेज स्टैम्प, जिसमें देखो प्रेजेंट टाइम में मैं बोल दूं कि यार अपनी करेंसी में हमारे जो भी गांधी जी बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे ही हम अपने राष्ट्र के अगर कुछ ना कुछ नेशन आइडेंटिटी या फिर अपन किसी गॉड को एज एल्गरी अपन यूज़ करते हैं, तो पहले के टाइम पे स्टैम्प पे उनकी फ़ोटो लगा दी जाती थी। ये देखो,
एक और पेंटिंग यहाँ पर दिख रही है, देखो पेंटिंग किसका पार्ट है, एक तरीके का रोमांटिक इमेजिनेशन का पार्ट हुआ। देखो ये मदर जर्मेनिया चढ़ाई कर रही है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइनलैंड वाले एरिया की कैप्चरिंग की बात हो रही है यहाँ पर, कैप्चरिंग मतलब डोमिनेशन की बात हो रही है। तो ये पेंटिंग उसी से पर्सपेक्टिव में बनाई गई। किसी समय पे 1850 में लगा था कि यार जर्मनी पे मौत आ गई है, मतलब जर्मनी कंट्री खत्म हो जाएगा, या फिर युद्ध हो जाएगा, या फिर हम हमारा राष्ट्र बना ही नहीं सकते हैं। तो ये इमेज बना के रिप्रेजेंट करा कि ताज भी गिर गया है, मदर जर्मेनिया जमीन पे लेटे हुए हैं, द फॉल एंड जर्मेनिया। ठीक है, तो ये इमेज के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म बोले तो राष्ट्रवाद, इंपीरियलिज्म बोले तो महाराष्ट्रवाद। एक राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी होती है, ठीक है यार, लैंग्वेज के नाम पे कंट्री बना लेंगे, कल्चर के नाम पे बना लेंगे, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव जो भी है, ये विचार थे। हम हमारा नेशनल फ्लैग का यूज़ करेंगे, हम पार्लियामेंट का यूज़ करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, इसके नाम पे एक हमको कंट्री बनाना है। लेकिन जब कंट्री बन गई उसके बाद हमारी कंट्री को तो कोई पूछने वाला ही नहीं, हमारी कंट्री तो मैप में जूम करके देखना पड़ती है, वो छोटी सी कंट्री है। समझ में आया, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पी करके सब एकदम तेज हो गए। उन्होंने बोला था कि अब अपन क्या करेंगे, अपने राष्ट्र को महाराष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। हमने नेशन तो बना लिया लड़ाई लड़ाई करके, अब उस नेशन को इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी के उसको महाराष्ट्रवाद की तरफ हमको ले जाना है। तो क्या होता है, इसमें आता है एग्रेसिवनेस। पहले तो हमने ठीक है वो थोड़ा बहुत रोमांटिसिज्म का यूज कर लिया था, अब यहाँ पर एग्रेसिव आइडिया होगा नेशनलिज्म का। लेट 19th सेंचुरी, नेशन बिकम इनटॉलरेंट, अब नहीं सहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पाकिस्तानी किसी ने भी एरिया ने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करी, तो हमने बोल दिया कि नहीं, अब शांति वार्ता या फिर डिस्कशन नहीं होगा, सीधा अब होगा अटैक, या फिर हम घुस के मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से हालत कर देंगे कि अगले 400 साल तक आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी अपना धमकी दे दी, क्योंकि अब हम टॉलरेट ही नहीं कर रहे, इसे को बोलते हैं इंपीरियलिज्म, अखंड भारत, प्रमोट द इंपीरियलिज्म। इसके बाद क्या होता है, बाल्कन। बाल्कन क्या है, ये देखो एक एरिया है, ये देखो शानदार सी इमेज दिख रही है, एकदम डर का माहौल बन जाता है इसको देखते से ही। तो इन्हीं, कहाँ गई पीपीटी, ओ पीपीटी, पीपीटी कम हियर, आ गई पीपीटी, आ गई पीपीटी, आ गई। बाल्कन को नहीं देखो, इतना खतरनाक रीजन है, इतनी इंटेंस सिचुएशन है वहां पर, इतना गर्माया हुआ माहौल है कि अपना पीपीटी ही उड़ा दिया उसने। आजा, आ गई, गजब है। अरे बाल्कन नेशन को तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो ये बाल्कन नेशन, ये यूरोप के बड़े से मैप में एक छोटा सा एरिया दिख रही है। देखो इटली के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है अपने को, बाल्कन स्टेट, ये बाल्कन पेनिनसुला जोग्राफिकल रीजन, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोतिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया, ग्रीक, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बहुत सारी कंट्री है, ढेर। याद है कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्री, छोटे छोटे राष्ट्र तो बन गए थे। अधिकतर यहाँ पे बिलोंग करने वाले कौन सी जाति के लोग हैं, स्लाव। स्लाव जाति के लोग ही अपनी अपनी एक अलग कंट्री बना करके बैठे हैं, ठीक है। अल्बेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब स्लाव जाति के हुआ करते थे। लेकिन बस वही डिफरेंस, मैं आरती इधर से उतारता हूँ, तुम आरती इधर से उतारते हो, हम एक ही धर्म के, लेकिन अपनी कंट्री अलग बना लो। मैं कॉलर वाली टी शर्ट पहनता हूँ, तुम लोग कॉलर वाली टी शर्ट नहीं पहनते हो, लेकिन कलर ब्लैक ही टी शर्ट का, तुम अपने अलग कंट्री बना लो। मैं खड़े होकर के राष्ट्रगान गाता हूँ, कोई चेस्ट पे हाथ रख के राष्ट्रगान गाता है, तुम अपनी अलग कंट्री बना लो। छोटी छोटी डिफरेंसेस के नाम पर यहाँ पर क्या बनाई गई, कंट्रीज बनाई गई। समझ में आया। अब नेशन तो बन गया, उस नेशन को पॉपुलराइज भी करवाना है उसको। तो पॉपुलराइज कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। द बाल्कन रीजन इंक्लूडेड कंट्री। अब ये छोटे छोटे डिवीजन हुए कैसे, एक बड़ा सा एम्पर था ऑटोमन एम्पायर, जब ये ऑटोमन एम्पायर यहाँ से जाता है तो इन लोगों को, इनमें क्या आ जाता है, डिवीजन, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी कंट्री बना रहे हैं, एकदम मजे। पीपल्स वर मेनली स्लाव, स्लाव जाति के लोग हुआ करते थे। इथनिक आइडेंटिटीज, डिफरेंट इथनिक आइडेंटिटी रीजन अंडर द ऑटोमन एम्पायर, एक समय पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर में हुआ करता था। कोजेस ऑफ द टेंशन, टेंशन का कारण क्या होगा ना, एक तो रोमांटिसिज्म से, नेशनलिज्म से इन्होंने क्या देखा है, ऑटोमन एम्पायर को तो भगा दिया, बट उसके जाने के बाद सभी ने इंडिपेंडेंट अपनी हिस्ट्री खुद बताई कि मेरा इतिहास अलग है, तुम्हारा इतिहास अलग है। तो ये जस्टिफाई करा इन्होंने अपने आप को। मेनी स्टेट ब्रोकन अवे फ्रॉम द ऑटोमन कंट्रोल, तो ऑटोमन कंट्रोल यहाँ पर रहा नहीं था। कन्फ्लिक्ट अमंग द बाल्कन, बाल्कन में कन्फ्लिक्ट होने लगी, एक दूसरे के प्रति जेलसनेस की भावना आ गई कि तुम्हारे पास ज़्यादा टेरिटरी, मेरे पास कम है, तुम्हारे पास ओवरसीज टेरिटरीज ज़्यादा है, मेरे पास वो भी कम है, तो लड़ाइयाँ होगी। ईच वांट टू एक्सपांड टेरिटरी, हर कोई टेरिटरी के पीछे भागने लगा यहाँ पे। रीजनल कन्फ्लिक्ट इसके कारण बढ़ने लगी। जितनी भी तुम बॉलीवुड की मूवी देखोगे लड़ाई की, उसमें अधिकतर देखो, मार्वल्स की मूवी देखी तो वहाँ पर भी इसी के बारे में बताया था। याद है ना, रेड स्कल कुछ रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ की लड़ाई।
तो बहुत सारी यूरोपियन मूवीज़ और अमेरिका की मूवीज़ बनी हॉलीवुड की, जो इस टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया? क्लास 9th में एक स्टोरी पढ़ी होगी तुमने, वो क्या था, आइज़ैक और बटीशा करके 2 हस्बैंड वाइफ थे, उनको घर में घुस के मार दिया गया था, तो वो भी इसी एरिया की एक स्टोरी। तो ऐसा खतरनाक माहौल वहाँ पर बन चुका था। इमेज तो शानदार है यार, इसके ऊपर मूवी बनाने की इच्छा हो रही। तो बाल्कन कंट्रीज़, देखो इसी यही कारण बनता है वर्ल्ड वॉर 1 का। ये ऑस्ट्रिया, इधर एक कंट्री ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में हो जाती लड़ाई। इन्होंने गोली मार दी इनको, क्रॉसिन की। गोली नहीं मतलब गोली से ही मार दिया था इनके प्रिंस को, इन्होंने प्रिंस को उड़ा दिया था। तो बस ऐसे कैसे हमारी बॉर्डर में घूम रहा है। तो एक वर्ल्ड वॉर पे एक अपन अलग ही वीडियो बनाएंगे, तो डिटेल में समझाऊंगा कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। देखो, द रोल ऑफ द बिग यूरोपियन पावर, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ये लोग क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। ये लोग अपना कंट्रोल, मतलब तुम मेरा बीड़ू हो, तू मेरा बीड़ू है, हर कोई अपनी अपनी बिच्छू गैंग और ईगल गैंग बनाने लग गया। कंट्रोल द बाल्कन, हर कोई चाहता था कि बाल्कन को कंट्रोल करें, तो इंक्रीज इसी कारण टेंशन बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फाइनली जुलाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या रहता है भाई, इतनी सारी टेंशन थी तो कोई भी सहन नहीं कर रहा था। यहाँ पे स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म वर्ल्ड वाइड, और इसी कारण क्या होता है, राष्ट्रवाद सब दूर फैलता है। 1914 के बाद फिर याद है इंडिया में भी 1918 में शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर गदर आंदोलन होता है कुछ 1918 में। फिर 1819 तक जाते जाते कौन सा नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म की आग लगा दी गई थी। बाल्कन लीडर्स, ये देखो, क्रोएशिया सर्बिया को मार रहा है, ग्रीक स्लोवानिया, बाल्कन यूनिटी ब्रेक हो गई, बुल्गारिया, सब आपस में लड़ रहे हैं। ये देखो, उसको बाल नोच रहा है, इसका सर फोड़ रहा है। तो एक दूसरे में आपस में इतनी इंटेंस फाइट हो गई थी कि बस पूछो मत। और इसी फाइट का कारण क्या बनता है, अ ब्रूटली वॉर, जिसमें काफ़ी सारे लोग, हजारों लाखों में लोग मारे गए, वर्ल्ड वॉर 1। इसकी शुरुआत कब होती है, 1914। ये बन गया एमसीक्यू एक सिंपल सा। तो बधाई हो, अपन ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, 1830 में क्या होता, ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए वॉर, 48 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इटली और जर्मनी। ठीक है, कुछ डेफिनेशन ये वाली मत करना, ये वाली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस, तो फाइनली अपन एंड करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को। कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछो। एक पीवाईक्यू, एमसीक्यू और पीवाईक्यू की अपन एक अलग से क्लास ले लेंगे। अगर चैप्टर तुमको रिवाइज करना तो वापस से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट दोबारा से देखो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखो। मैंने छोटे छोटे 25-25 मिनट के पार्ट इसीलिए रखे ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। चार पार्ट्स में एक एक करके टॉपिक अपन कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया? कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो। और यहाँ पर एक मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।